नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कृपया पिछले भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। और अगर आपको कविताएं सुनने का शौक हो तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर कविताएं भी सुन सकते हैं। आप YouTube पर सर्च करिए कवि यश यशस्वी और सुने मेरी कविताएं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जालपा यह सोचकर कंगन रख लेती है कि अम्मा उसे भेंट दे रही है तो रुपए भी अम्मा ही चुकाएंगी। परंतु जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि दाम रमानाथ को ही चुकाने हैं तो वह रमा से कहती है कि ले जाओ, इसे लौटा दो। कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। रमानाथ बोला, अब जब ले ही लिए हैं तो क्या लौटाना, रख लो। जालपा ने बनावटी कपकपाते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और नीचे चला गया। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी ना थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा ना लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा ना सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे, फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न रही, वह अकेली ही आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की भी कैद नहीं रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्र आभूषण और शैल विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्द ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठस्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं ना कहीं जमा हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्ते का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसी के मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हकीकत ही क्या थी, उसका मुंह धोता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसकी स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक ना था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे, उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों ना जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती
जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है? रूप रंग में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे? रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लेवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा? बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी। जालपा रूपहीन काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव ही तो था। वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे? भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितने ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर छलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ बोला, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहे? इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी देख ले तो। रमा बोला, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा ने कहा, मैं तो मारे शर्म के गड़ जाऊं। रमा बोला, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जालपा बोली, और जो कहीं अम्मा जी देख ले। रमानाथ ने कहा, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नई महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते थे। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा।
जालपा बोली, क्या करती, इनकार करते भी तो ना बनता था। रमा ने कहा, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा ने कहा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50 रुपए खर्च करने से क्या फायदा? रमानाथ बोला, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ बोला, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा ने कहा, यही तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ बोला, विपत्ति नहीं, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहां से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? जालपा बोली, क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता था कि जालपा फटेहालो चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी न थी। पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या हुआ? यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है। 150 से कम की ना होंगी। रमानाथ बोला, 150? इतना फिजूल खर्ची मैं नहीं हूं। जालपा बोली, 150 से कम की ये चीजें नहीं हैं। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नेत्रों से देखा। रमानाथ ने कहा, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खेल रही है? मेरे रुपये वसूल हो गए। जालपा बोली, सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ ने कहा, सच बता दूं? 135 रुपए। 75 रुपए की घड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा बोली, यह 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़कर थोड़े कहा था। मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा? जरा सुनूं। कौड़ी तो बसती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूं? इन चीजों को लौटाओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नेत्रों से कहा,
इन चीज़ों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ ना लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नई जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीज़ों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। कल देखेंगे कि जब वह चाय पार्टी में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है। कल आप आएंगे ना कहानी सुनने, इसी चैनल पर। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।